एटम्स। ठीक है, लिखो सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। He gives the model of an atom. He gives the model of an atom. मॉडल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या देगा? थॉमसन का मॉडल देखो बेसिकली क्या था कि पूरा मान लिया था एटम जो है ना क्या है कि स्फेरिकल शेप है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब स्फेरिकल शेप नहीं था, बोला था पूरा एटम जो है एक तारबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह। और जो वाटरमेलन में जैसे बीज ने फंसा रहता है, इधर उधर फंसा रहता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन मतलब सीड की तरह उस पूरा तरबूज में फंसा हुआ है जहाँ था। यह उसका मॉडल था, ठीक ना। जहाँ कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहाँ इसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन जानते हैं ऐसा होता नहीं है, फेल हो गया था, ठीक ना। तो बेसिकली यही है, तो उसी में मेरिट डिमेरिट पढ़ना है। कहाँ के लिए सब दे दिया है पता नहीं, कोई कॉमन है थम्सअप का मॉडल तब भी पढ़ा रहा है सिलेबस में फालतू का। जो नया है पढ़ाओ ना, एआई पढ़ाओ, लेजर पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ, सब हटा दिया जो था फालतू का इसको कहानी। he gives the model of an atom लिखा। he said the whole atom is he said the whole atom is like a watermelon. He said the whole atom is like a watermelon and the charged particles the charged particles are stacked 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 मतलब फंसा हुआ होना था ना, stacked inside it randomly, जहाँ तहाँ फंसा होता है, जैसे तरबूज के अंदर बीज कोई पैटर्न नहीं रहता है, तो उसी तरह, ठीक ना। उसका फुल स्टॉप डाल के लिखो द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ये उसको पता चल गया था कि होल एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ये थॉमसन का मॉडल का, ठीक ना। अब लिखो बट इट हैज लिमिटेशंस, बट इट हैज limitations as whenever we give as whenever we give as whenever we give some energy to an atom, then it gives some spectrum. स्पेक्ट्रम, ठीक ना। किसी भी एटम को जब एनर्जी बाहर से दिया जाता है तो उसमें क्या बनता है, स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, ठीक ना। थॉमसन इसको एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं था, ठीक ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इसके फेवर में, ठीक ना। तो उसी में लिखो बट थॉमसन मॉडल थॉमसन मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थॉमसन का मॉडल, ठीक है। और इसका डिमेरिट हो गया, मतलब लिमिटेशंस हो गया कि जो एटम में एनर्जी देते हैं, कोई स्पेक्ट्रम बनाता है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक ना। अब करता ऐसा होता है तो उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, इसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाया। फिर है इसका स्टूडेंट रदरफोर्ड,
देखो पैराग्राफ चेंज करके, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन है, आगे है, आगे डायग्राम आएगा, डायग्राम मतलब पूछता है, जो हम इंपॉर्टेंट होगा हम लिखा देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्टोरी की तरह है, थोड़ा लिखाना पड़ेगा ना, पूरा एनसीईआरटी इसी तरह है ये। स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, रदरफोर्ड, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन रदरफोर्ड did an experiment ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा का सिंबल दे देना, ठीक ना, अल्फा डैश रे एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट बंद। हाँ, उसके बाद लिखो बाहर, ही कंक्लूड्स दैट, ही कंक्लूड्स दैट, कॉल्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो ना, उसके बाहर लिखो ही कंक्लूड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस, most of the space inside the atom, inside the atom is empty, is empty, ठीक ना। बाद में रदरफोर्ड बताया कि एटम के इनसाइड जब अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है, पूछता है, ठीक ना। तो वो कहा कि एटम के अंदर का मोस्ट 99% हिस्सा खाली है, जो बाद में कंक्लूजन निकला, ठीक ना। और थॉमसन बोला था कि एटम जो है पूरा सॉलिड है, मतलब कहीं खाली नहीं है, सब जगह कुछ न कुछ तारबूज है, तारबूज के अंदर खाली थोड़ा रहता है, तारबूज के अंदर खाली रहेगा तो खरीदेगा, ठीक ना। तो बोल दिया कि तारबूज है पूरा सॉलिड है, उसी का स्टूडेंट बोला ये बेकार बोला बात, ठीक ना। सर जो पढ़ाया सब गलत था। 99% पूरा 99% खाली है, ठीक ना। 1% में न्यूक्लियस, पूरा सब चीज़ उसी में है, 1% में। अब लिखो रदरफोर्ड, टॉपिक का नाम दो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये पूछता है, पूरा थ्योरेटिकल चीज़ है, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, डायग्राम के साथ। हाँ, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक ना। यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड। तो डायग्राम बनाना होगा।
डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है, सब बता देंगे क्या क्या है। बनाए तो पहले लिखा देते हैं सब, उसके बाद समझा देंगे क्या है। लिखा। लिखो। he take a radioactive material। हाँ, रदरफोर्ड का ही लिखा रहे हैं, डायग्राम है इसमें जो जो फेनोमेनन हो रहा है वो सब लिखा रहे हैं, समझा देंगे फिर, पहले लिखो तो। ही टेक ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो जानते होगे, अल्फा बीटा गामा रे निकलता है उससे, ठीक ना। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना। अल्फा रे एक्चुअल में दो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। ही टेक ए रेडियो एक्टिव मटेरियल which emits alpha particle। he kept it he kept it inside a lead box, lead box, as lead box
as lead box absorb the most of the radiation. Lead box absorbed most of the radiation. ठीक है, ये देखो यही लेड बॉक्स है जो दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इससे सारा अल्फा पार्टिकल्स जिधर चारों और क्या होगा, रेडिएट होगा, लेकिन जिधर छेद है उधर से ही निकल रहा है, क्योंकि और सब जो दीवार में टकरा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो और सब ये सब तरफ से निकल रहा है, थोड़ा सा जो होल रखे ना उसी से निकलेगा, ठीक ना। लिखा, हैंस द रेडिएशन कम्स आउट hence the radiation comes out as alpha particle, ब्रैकेट में लिख लो, as it spreads in all direction. ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक ना। उसके बाद लिखो, comes out through the hole of the box, comes out through the hole of the box. जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलता है, क्योंकि अब चारों तरफ ये है लेड का बॉक्स है, तो सब तरफ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो छोटा सा छेद बना के रखे हैं उससे क्या निकल जाएगा, बॉक्स से बाहर निकलेगा, ठीक ना। फिर सामना होगा वहाँ, उसको बताते हैं क्या होता है। कम्स आउट थ्रू दी, हाँ ठीक ना, होल ऑफ द बॉक्स लिखा, एंड मूव्स इन स्ट्रेट पथ, और ये एकदम स्ट्रेट पथ में चलता है। In front of the hole, in front of the hole, HOLE hole, a collimator, COLLIMATER, collimator, हाँ COLLIMATER, collimator, ब्रैकेट में लिख लो, ऑफ लेड, ब्रैकेट बंद, इज केप्ट, इसी को बोलते हैं ये कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर। और ये किसका बना है, मेड ऑफ लीड, ये भी किसका बना है, ग्लास का, ठीक ना। लिख लो फिगर में, कॉलीमेटर है, उसका काम क्या है बता देते हैं। ग्लास लेड एक ही चीज होता है, ठीक ना। ग्लास बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, लेड हो गया तुम्हारा केमिकल टर्म, ठीक ना। पीबी कौन सा मेटल हो गया, मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, लेड हो गया, ग्लास थ्रू बोलते हैं इसको, ठीक ना। पीबीए ना होता है, सिंपल रहे, हाँ कॉमन नेम। तो देखो होता क्या, यहाँ से जो छेद है इससे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, एकदम सीधा चलता है, सीधा चलता है। तो ये जो तुम्हारा कॉलीमीटर है ना, ये एक्चुअल में 2 ग्लास का रॉड होता है, मतलब लेड का रॉड होता है, थोड़ा सा गैप रहता है, तो सीधा वाला तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ होता है कि डेविएट कर जाता है, ऐसे देख रहे हो, तो डेविएट करेगा। तो अब देखो सामने में क्या है, यहाँ पे गोल्ड का फॉइल है, फिर स्क्रीन है, तो होता क्या है कि ये जो हमको चाहिए सीधा वाला, होले एकदम सीधा वाला जो जा रहा है वो चाहिए, ठीक ना। तो ये जो डेविएट होकर ऐसे से गया तो ये पड़ गया इस पे, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्व करा, तो ये भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इधर टॉर्च जलाते हैं तो एक बीम निकलता है, अगल बगल से भी थोड़ा बहुत देखोगे, जहाँ पे फ्लैश बनता है अगल बगल उसके बगल भी उजला होता है ना, क्योंकि वो क्या होता है, डेविएट कर जाता है, ठीक ना। तो यही जो ये डेविएट किया ना, इसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, मतलब ये सबको जाने ही नहीं देगा उधर, सीधा वाला जाने देगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, इसलिए वहाँ पे लगाया गया। collimator is kept, which further absorb the extra, which further absorb the extra, which further absorb the extra deviated alpha particle, जो हम बताएं वही लिखा है, ठीक ना। जो एक्स्ट्रा वो डेविएटेड अल्फा पार्टिकल्स उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लिखा, which further absorb the extra deviated alpha particles, ठीक ना, फुल स्टॉप। only alpha particles, only alpha particles which comes which come straight, which come straight will passes through the
विच पासिस थ्रू दी कॉलीमीटर होल, वो जो होल है, ठीक ना, कॉलीमीटर होल, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट पथ पे मूव करेगा अल्फा पार्टिकल, वही उस कॉलीमीटर के होल से दूसरे तरफ जाएगा, ठीक ना। अब सामने में भेंट होगा किससे, गोल्ड फॉइल से। किससे होगा? गोल्ड फॉइल जो है ना वो बहुत ही, फॉइल, फॉइल समझते हो ना, मतलब एकदम बहुत पतला। गोल्ड ऐसा नहीं कि सोना रख दिया बिस्कुट, गोल्ड फॉइल रखे हैं, मिठाई उठाई पे लगाया जाता है ना, ठीक ना, उससे भी पतला, ठीक है। हाँ, तो उससे गोल्ड फॉइल का क्या होता है कि वो उसका पेनिट्रेटिंग, मतलब उससे कोई भी चीज़ इस पार से उस पार निकल जाता है आराम से, ठीक ना। गोल्ड फॉइल कम होता है वो, हाँ, ठीक ना। फिर लिखो, ए गोल्ड फॉइल्ड, ए गोल्ड फॉइल्ड सीट, ए गोल्ड फॉइल सीट इज, गोल्ड फॉइल सीट, एस एच डबल ई थी, नहीं नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखो ना। ए गोल्ड फॉइल सीट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉलीमीटर in front of collimeter and a screen ब्रैकेट में लिख लेना ZnS, Zn हो गया जिंक, S जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फेट कोटेड, ZnS कोटेड, ब्रैकेट बंद, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ गोल्ड फॉइल। लिखा? उसके बाद फिर फुल स्टॉप डाल के लिखो, ए माइक्रोस्कोप इज अटैच्ड, a microscope is attached to the to the back side of screen, बैक साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे एक माइक्रोस्कोप भी लगा हुआ है, हम देखो दिखाएं, ठीक ना। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ये तो हो गया क्या क्या एपरेटस लगा हुआ है, समझ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखो, व्हेन ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हेन ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, when a beam of alpha particle from radioactive matter, from radioactive material is incident on gold foil, incident on gold foil, ब्रैकेट में लिखो, as it is observed that, as it is observed that 99% of alpha particle, 99% of alpha particle moves on a straight path ब्रैकेट बंद। हाँ, तो ब्रैकेट के पहले का लाइन था कि अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल से इंसिडेंट होता है कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे, ठीक ना। हाँ, उसके बाद लिखो ब्रैकेट के बाहर, हैंस एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, हैंस एट सेंटर ऑफ स्क्रीन is appeared most brighter than other part, हाँ अदर पार्ट, ठीक ना। सेंटर जो स्क्रीन का सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्राइटनेस दिखता है, और उधर भी दिखता है, कम दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कहाँ पे दिखता है, सेंट्रल पार्ट, मतलब वहाँ पे सेंटर पे, ठीक ना, स्क्रीन पर वो जो दिख रहा है सीधा वहाँ बीच में, सेंटर हो गया बीच में, समझ गया। ये सब यहाँ क्या के लिए लगाओगे फालतू का, एक बार गया वो सब। इसका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जो हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक ना। appear most brighter than other part,
फुल स्टॉप लिखो। हैंस 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हैंस 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 99% of the alpha particle move on screen, move on screen at its central part, at its central part। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। only 0.14%, only 0.14% of alpha particle deviates with angle more than 1 degree, with angle more than 1 degree। ठीक ना, मतलब जितना अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसमें से 99% एकदम सीधा स्क्रीन के सेंट्रल पार्ट पे, ठीक ना। फिर जितना अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसका 0.14%, बहुत ज़्यादा हुआ कि बहुत बहुत कम हो गया, ठीक ना। उसमें से मतलब 0.14% वो डेविएट हो जाता है, वो भी 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल। 1 डिग्री बहुत कम एंगल हो गया, मतलब ऐसे जा रहा है करोड़ों में एक ठो ऐसे, ठीक ना। ऐसे समझा, 1 डिग्री से ज़्यादा पे डेविएट हो जाता है, मतलब एकदम मैक्सिमम सीधा आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हुआ ये जो रेडिएशन जो होल से निकला है उसका बात। हाँ, और उसको तो एब्जॉर्बेन हो गया जो वहाँ स्क्रीन पे पहुँच रहा है। जा तो रहा है अल्फा पार्ट, मतलब अल्फा रे पार्टिकल एक रे न है, एक तो नहीं जा रहा है, बहुत सारा रे होगा। रे बीम ऑफ लाइट होता है, पढ़ाए हैं लाइट में, ठीक ना। फिर लिखो उसी में, एंड ओनली 1 out of 8,000, and only 1 out of 8,000 alpha particle scatter at screen, scatter at screen through deviation of 90 degree or more, ठीक है। 8,000 में से एक जो डेविएट करता है वो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल पे, ठीक ना। मतलब ऐसे जा रहा है तो 8,000 में से एक एकदम ऐसे हो जाएगा, उधर जाएगा, ठीक ना। 8,000 में एक, समझा। उसके बाद फिर लिखो, एंड 1 out of 1 lakh, एंड 1 out of 1 lakh, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक ना। 1 out of, इसलिए लिखा रहे हैं 1 out of 1 lakh, ब्रैकेट में लिख लो 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स। 1 लाख का मतलब हो गया 10⁵, 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स deviates at an angle, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स अगर यहाँ चला तो हर 1 लाख में से एक सीधा 180 डिग्री, मतलब जिस पथ पे आया उसी पे वापस लौट जाता है, समझा। कोई दिक्कत। तो ये सब जो चीज़ हुआ ये कौन किया, हम किए कि रदरफोर्ड किया। रदरफोर्ड किया, ये सब ऑब्जर्व हुआ उसको, ठीक ना। कोई दिक्कत। उसके बाद वो कंक्लूजन क्या निकाला, समझा। कंक्लूजन लिखो, ये एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर का बात क्या क्या लगा के रखा था, क्या क्या हुआ, ठीक ना, ये याद रखना है। स्टोरी ये है, इसमें तो और ज़्यादा है, वो शॉर्ट में लिखा रहे हैं, इसमें तो और कोलाजन वोलाजन सब दिमाग लगा के लिखा है। कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन। पहला, एज द मैक्सिमम alpha particles, as the maximum alpha particles moves on a straight path, at the maximum alpha particles moves on a straight path, it means the space inside
It means the space inside an atom is empty. ब्रैकेट में लिख लो रीजन एज अल्फा particles passes through the gold foil as alpha particles passes through the gold foil, that is through the atoms of gold, through the atoms of the gold, and maximum of it passes without deviation. ठीक है, मतलब ये कंक्लूजन इसलिए निकाला कि शुरू में कहा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99% अल्फा पार्टिकल सीधा एकदम चलता है, तो सीधा चलता है तो सामने में तो हम गोल्ड फॉइल न लगा दिया, तो उसमें छेद नहीं है, तो गोल्ड फॉइल में एटम है, तो एटम में अगर कुछ रहता तो ठोकर लगता जैसे मान लो ऐसे गया और कुछ रास्ते में गोल चीज़ है, ठोकर लगेगा तो इधर चला जाएगा, सामने टक्कर हो गया तो वापस लौट आएगा, ठीक ना। लेकिन 99% तो एकदम हरारा के निकल गया, हरारा के इसलिए निकल गया कि जाम नहीं मिला रास्ते में कहीं, ठीक ना, रास्ते में कहीं जाम मिला, जबकि हम रास्ते में बैरियर लगा के रखे थे, गोल्ड फॉल लगा के रखे थे, तो गोल्ड फॉल लगा के रखे थे, फाउंडेशन तो लगा दिए थे, पर्दा, गोल्ड फॉल क्या है, मटेरियल है, लेकिन 99% अल्फा पार्टिकल्स निकल गया एकदम सीधा निकल गया, मतलब एकदम सीधा जा रहा था, हाईवे पे बस चल रहा है, कोई सामने में आ गया बैरियर, तब तो वहाँ खेला हो जाएगा, ठीक ना कोई गड्ढा में अगल बगल मिलेगा, कोई रिबाउंड हो जाएगा, होगा ना, लेकिन यहाँ बैरियर मिला ही नहीं, समझा। तो 99% जो निकल गया सीधा, इसका मतलब एटम से निकला, गोल्ड फॉइल में एटम है, एटम से निकला और एटम खाली है, इतना था पार्टिकल 99% निकल गया, 1% नहीं इधर उधर हुआ है, इसका मतलब एटम खाली नहीं है, मोस्ट ऑफ द एटम का पोर्शन क्या है, खाली है, एटम जितना शेप है उसमें से जो 99% आगे पढ़ेंगे उसका पोर्शन क्या है, खाली है, कुछ है ये नहीं है, ठीक ना, कंक्लूजन निकला पहला, समझा। दूसरा लिखो, एज ओनली वन आउट ऑफ 10 to the power 5 alpha particles, as only 1 out of 10 to the power 5 alpha particles are as only 1 out of alpha particles are deviates with angle 180 degree, it means it collide with with a very heavy object. 1 लाख में से एक जो होता है सीधा 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, तो 180 डिग्री पे वापस होने का मतलब रिबाउंड हो गया, मतलब कुछ भारी चीज़ से टकराया है, तो भारी चीज़ है किसके अंदर, एटम के अंदर, वही ना हुआ ये सब, ठीक ना। तो वो जो भारी चीज़ है वो एक्चुअल में एटम, हाँ गोल्ड फॉइल में जो एटम है, जो भारी चीज़ टकराया है एक्चुअल में वहाँ पर एटम का सारा मास मौजूद है, मास है ना, भारी होगा, ठीक ना, मतलब वहाँ खाली नहीं होगा, वहाँ पे बहुत हैवी चीज़ होगा, वो हैवी चीज़ को बोला एटम का सारा मास एक ही जगह एटम के अंदर बहुत छोटे स्पेस में मौजूद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, समझा। ये कंक्लूजन निकाला, देखो कितना अच्छा कंक्लूजन, 99% क्या हो गया, आर पार, 1 लाख में से एक डेविएट नहीं किया, सीधा वापस लौट गया, मतलब कोई हैवी चीज़ रास्ते में मिल गया, उसको टकराया, कंक्लूजन निकाला कि जो मास है, हैवी चीज़ क्या होगा, जो चीज़ हैवी होगा उसमें बहुत मास होगा, मतलब एटम का सारा मास जो है एक तरह से एक ही पॉइंट पे
कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसको एटम का न्यूक्लियस कह दिया ये, ठीक ना। लिखो, ही कॉल ऑल द प्रोटॉन्स, तीसरा नहीं इसी में कंक्लूजन है। he call all the protons are concentrated he call all the protons are concentrated at a place inside an atom called nucleus, all the protons are concentrated at a place inside an atom called nucleus, ठीक है। इसको क्या कहा गया, इस प्लेस को न्यूक्लियस। ब्रैकेट में लिख लो साइज ऑफ न्यूक्लियस, size of nucleus is 1 by 10 to the power 5 times, size of nucleus is 1 by 10 to the power 5 times the size of atom, the size of atom, and the size of atom is size of atom is 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक ना। उस पर बताया क्या कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम का साइज का 1 बाय 10 टू द पावर 5, मतलब जो एटम का साइज है उसका 1/1 पे कितना सुनना, 5 सुनना से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो तो एटम का साइज बोला 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, एंड टू 10 टू पावर माइनस 5 मतलब 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, तो 10 टू पावर माइनस 15 मतलब 1/1 पे 15 सुनना उतना मीटर, 1/1 पे 15 सुनना देगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा लगभग। वो कहा कि एटम का साइज, कोई भी एटम का साइज होता है ना उसका 1 बाय 10 टू पावर 5 टाइम्स होता है, एटम का एवरेज साइज होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, कोई भी एटम का, ठीक ना। आगे बढ़े छोटा बड़ा होता है लेकिन एटम खुद छोटा होता है, एक्सट्रीमली छोटा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। एटम का साइज को माना गया है कि एवरेज साइज एटम का होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अब उसका अगर हम 1 बाय 10 टू पावर 5 करेंगे तो 1 बाय 10 टू पावर 5 करेंगे तो ऊपर 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू पावर माइनस 15 किसका साइज, न्यूक्लियस का, समझा। ब्रैकेट के बाहर लिखो देयरफॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। समझा, कोई दिक्कत। हाँ पूछता है, ये सब बुक में है तुम्हारा, ऐसे फालतू का थोड़ा लिखा रहे हैं। हाँ सब पूछेगा, ठीक ना, सब दिया हुआ है, सब दिया है, आगे चैप्टर है। नहीं एटम के बाद न्यूक्लिया ही है, उसके बाद लास्ट है वो। 0.14% ये सब जो लिखा है सब है इसमें, ठीक ना, इसलिए एकदम प्योर एनसीईआरटी है। इसमें तो गोल्ड का थिकनेस भी दे दिया है कितना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। यही 2 एक्सपेरिमेंट था, ठीक ना, मतलब 2 कंक्लूजन था। अब टर्मिनोलॉजी लिखो, पहले लिखो इम्पैक्ट पैरामीटर, टर्म है, ठीक ना, इम्पैक्ट पैरामीटर, हाँ टर्म्स है, इम्पैक्ट पैरामीटर, ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल बी, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा अभी तुरंत बताएंगे। हाँ लिखाएंगे, इसको पढ़ना है, इसका फार्मूला निकालना है, डेरिवेशन पूछता है इसका फार्मूला, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। देख लो, मान लो ये न्यूक्लियस है गोल्ड का,
ठीक ना। जेड कितना होता है इसका? 79 होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर। चार्ज जितना 79 ये प्रोटॉन होगा इसके अंदर, तो इसका चार्ज हो जाएगा जेड ई। जेड जितना प्रोटॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज जेड ई, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक ना। एटम तो खाली रहता है। ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये कुछ दूर ऊपर है, फिर ये दूसरा है इसके ऊपर ऊपर है, ठीक ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल जिस लाइन पे जा रहा है, ये एकदम सीधा सेंटर के सामने पड़ता है, इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं, ठीक ना। गया, टकराया भी नहीं, क्योंकि जानते हैं ये जिस स्पीड से जा रहा है इसमें बहुत सारा प्रोटॉन्स होता है। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन का बना होता है, इसमें तो बहुत सारा है, 79 है, तो ये इसको रेपल करेगा। तो अगर ये हाई स्पीड से जा रहा है, उधर से रेपल्सन फोर्स बहुत अधिक लग रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचते 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 खत्म हो जाएगा इसका स्पीड, समझा। ऐसा नहीं कि टक्कर मारेगा, टक्कर नहीं मारता है, एकदम सीधे इसको मोड़ देगा वापस रिपल्सन की वजह से, ठीक ना। एकदम 180 डिग्री से घूमेगा, एकदम दौड़ते हुए भाग जाएगा, ठीक ना। दूसरा देखो, गया इसके ऊपर से गया, लेकिन इसको भी तो रिपल करेगा, इधर जाने ही नहीं देगा, इसको 90 डिग्री से उधर भगा देगा, मतलब इसका डेविएशन दिखा रहे हैं थीटा ग्रेटर देन क्या चीज़, ठीक है। ये इससे और दूर है, इससे दूर है, यहाँ तक आएगा, इसका रिपल्सिव फोर्स यहाँ नज़दीक होगा, यहाँ कम होगा, और तो ये यहाँ तक रिपल्सिव फोर्स तो इस पर भी लगाएगा ही, लेकिन इस बार ये 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से कम से डेविएट होकर उधर चला जाएगा। ये और दूर से जा रहा है, इसका रिपल्सिव फोर्स और कम लगेगा, डेविएशन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा तो ये कम 90 देख लो, एंगल कम है, ये और दूर जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पेनेट्रेट ये सब निकल गया, ठीक ना। ये सीधा 1,00,000 में 1, ठीक है, 8,000 में 1, और ये बाकी 0.1% में 14 में, समझा। इसको लिखो इसी में, पहले फिगर बनाओ तब सब समझाएंगे। हाँ इसी में है, एक टर्म है, सब चीज़ पढ़ा देंगे तब उसके बाद ऐसे बता देंगे। गोल्ड का 79 होता है रे। कंफर्म करना होगा ना। सेंट्रल लाइन 79 ही होता है।
ठीक है, वो सब बाद में बनाना। जितना भी अल्फा पार्टिकल जा रहा है सब सेम वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक ना, याद रखना। एक्सपेरिमेंट समझ गया हो ना? हाँ, अब इसी में लिखाएंगे, उसको नाम दिया गया है, टोटल एनर्जी क्या होगा, उसका फार्मूला है एक ठो। बनाए? लिखो, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट अल्फा पार्टिकल, it is observed that alpha particle which moves on central line, which moves on central line is experiences maximum repulsive force, maximum repulsive force, and return in its opposite direction, and returns in its opposite direction. ये इसलिए रिपेल हो रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली हाँ हाँ, और सेंट्रल में भी पॉजिटिव होता है, ठीक ना। हाँ, रिटर्न्स इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन एज इट रिच नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में टकराएगा नहीं, नियर द न्यूक्लियस पहुंचेगा, इसका क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट्स स्पीड बिकम जीरो, बिकॉज इट स्पीड becomes zero due to the repulsive force applied on it. Hence its kinetic energy decreases. अब वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पहले तो बहुत वेलोसिटी से आ रहा था। हैंस इट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक ना। अब जानते हैं एनर्जी एक खत्म होता है, दूसरा क्या होता है, बढ़ता है एनर्जी, मतलब काइनेटिक अगर खत्म होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। हैंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज hence potential energy increases at the nearest point. हाँ, उसी में potential energy increases at the nearest point where the alpha particle reached reached is called distance of closest approach, distance of closest approach, ब्रैकेट में लिख लो आर नॉट, स्मॉल आर, यहाँ पे यही है, देखो ना, यही आर नॉट है, इसके सेंटर से यहाँ से घूर गया, तो जहाँ से ये घूम गया यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच आर नॉट का होता है, ठीक ना, डायग्राम में मेंशन कर लेना आर नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक ना।
एंड एट दिस डिस्टेंस, उसी में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, एंड एट दिस डिस्टेंस, या जैसे पैराग्राफ नहीं भी चेंज करो कोई दिक्कत है नहीं है, एंड एट दिस डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी, its kinetic energy converts into its potential energy। ठीक ना, इस पॉइंट पे सारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक ना, कोई दिक्कत कहाँ पे, आर नॉट पे। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब पूरा कहानी जैसे ही है। कहानी है ये, तो इसमें क्या है देखो तो, क्या है, कुछ नहीं है, देखो डायग्राम है, कहानी है, कुछ है ये नहीं। इसके बाद फिर बोर का पर हो गया, न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, एक दो ठो होगा। ठीक ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। इसके बाद वाला चैप्टर भी कहानी है। अब लिखो, इसके पास इनिशियली वेलोसिटी कितना था, मान लेते हैं भाई, कितना था इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। इनिशियली इसके पास जो वेलोसिटी भी था जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी कितना, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, आर नॉट पे। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू किस में, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगा, देखो ये यहाँ पे आया है ना, समझो पोटेंशियल पढ़ाया हुआ है, अभी यूज होगा। ये क्या है, चार्ज है, यहाँ आया, इसमें भी क्या है, चार्ज है, तो दो चार्ज के रिपल्सन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है फार्मूला, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच आर नॉट हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच का, पहला चैप्टर में पढ़ा, दो चार्ज के बीच, वो तो हो गया वर्क, हाँ ठीक ना, दो चार्ज सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से, दोनों के बीच मतलब किसी एक चार्ज का दूसरे के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएं पहला ये दूसरा चैप्टर में। बट यू बराबर के Q1 Q2 बाय कितना आर। ठीक ना, तो हियर यू बराबर के तो रहेगा ही, Q1 इसका चार्ज। ठीक ना, तो इसका चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल्स का 2e हो जाएगा, 2e नहीं होगा, दो प्रोटॉन होता है ना, तो Q1 हो गया 2e, और इसका चार्ज यहाँ पे लिख लिए Ze। अब भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर नॉट। ठीक है, लिखो फार्मूला लिख दिए हैं, वो यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पहला चैप्टर में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये सब है तुम्हारे बुक में, सब है। अब ये दोनों बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है पोटेंशियल में, तो कई बराबर यू होगा ना। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर के इक्वल्स टू यू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू 2e इंटू ZE बाय आर। ठीक है, लिखो इसका एक फार्मूला डायरेक्ट करना है।
आर नॉट, डेरिवेशन है, हाँ डेरिवेशन है आर नॉट का। आर नॉट निकालना है इसमें। आर नॉट खैर यहीं से मिल जाएगा, दूसरे तरह से निकालना है आर नॉट। इसको यहाँ भेज देते हैं, आर नॉट बराबर 2k जेड ई इंटू ई, कितना स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर। लिखो, लेकिन ये नहीं है, 1/2 2 तो ऊपर चल गया। अरे 1/2 एम वी स्क्वायर ही लिखो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखना है सर इसको। हाँ लिखना है। टू को ऊपर भेज दो। रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। 2 ऊपर भेज दोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। लिखा, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ठीक है। ये हो गया किसका फार्मूला, आर नॉट का। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी, the perpendicular distance of the velocity of alpha particles from central line लिखे, from central line is called impact parameter। इसी फिगर में दिखा देते हैं, देखो बी से, ये देखो ये वेलोसिटी है, इसका भी, इसका कितना भी, सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल लाइन ये हो गया, इससे पर ये वेलोसिटी यहाँ भी आएगा तो भी ना आएगा, इधर ही ना होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी हो गया, ठीक है। सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, वेलोसिटी का, ये जो होगा डिस्टेंस, यही बी क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक ना। ये सब टर्म्स तो सर पहले नहीं था। नहीं ये नहीं था, ये इसी का है। इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा ना, इतना दूर जाएगा ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। डायग्राम में ड्रॉ कर लो, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर एकदम छोटा सा बीच में डेफिनेशन था, इसीलिए शुरू में नहीं लिखाए थे, समझ में नहीं आता। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, if impact parameter increases, then angle of deflection decreases, then angle of deflection ब्रैकेट में थीटा डिक्रीजेज। फिगर में दिख रहा है, ऊपर में नहीं, बी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा घटेगा, ठीक है। इसका फार्मूला लेकिन कहीं नहीं दिया है, कि ये एनसीईआरटी में है। चलो ये सिलेबस में नहीं है इसका फार्मूला, चैप्टर में आर नॉट का फॉर्मूला नहीं है। नहीं, आर नॉट का है, इम्पैक्ट पर बी का नहीं है, समझा। हाँ बी का फार्मूला नहीं है, सिलेबस से बाहर का चीज़ है। अब लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटम का मॉडल। हम्म, इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम एक तो डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। लिखो रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स दैट,
Rutherford postulates that पहला मैक्सिमम स्पेस ब्रैकेट में लिख लो ऑलमोस्ट 99%, मैक्सिमम स्पेस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट 99% ब्रैकेट बंद ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, शुरू में बता दिए थे ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, इसमें जितना लिखाएंगे सब लगभग बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा लिखो he said that he said that all the proton he said that all the proton are accumulate, हाँ जमा होना, all the protons are accumulate at a single place inside the atom called nucleus इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ठीक ना। सारा प्रोटॉन्स एक ही जगह एक्यूमुलेट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, एकदम छोटा सा स्पेस में, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। फिर लिखो एंड द मास ऑफ ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है, प्रोटॉन का मास पढ़े होगे, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम होता है, ये तो हम पहली बार सुने हैं। नहीं उसका एक याद था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही नहीं है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सामने, 1836 टाइम्स होता है, नहीं होता है। एंड द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1836 टाइम द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg मानेंगे तो प्रोटॉन का मास 1836 kg हो जाएगा। 1 kg के सामने 1 kg का क्या हैसियत है 1836 kg के सामने, जीरो ही ना होगा, ठीक ना। 1 kg का कोई आदमी है, कोई 1836 kg का आदमी है, उसका चटनी बना देगा तुरंत। इसीलिए बोला जाता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं। लिखो डेट इज ऑल द मास ऑफ एन एटम, इसका मतलब सारा का सारा मास एटम का कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। डेट इज ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स, all the mass of an atom is concentrated at its nucleus, ब्रैकेट में लिख लो सेंटर में रहता है, ठीक ना, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट तीसरा, all the electrons are revolving in circular orbit, these orbits are all around the nucleus of atom, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे किस में घूमता है, ऑर्बिट में। ऑर्बिट जो होता है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इसके इधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि गोल गोल जिलेबी की तरह प्लेन में नहीं होगा, 3D, समझ गया। 10th में पढ़ा जाता था कि ये को बना दिया बिंदा, चारों को सर्कल बना दिए, वैसे नहीं, ठीक ना। यहाँ पे तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक ना, मतलब एकदम स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर लिखो फुल स्टॉप, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, नहीं इसी में, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, फिजिक्स बोलता है कोई चीज़ घूमेगा तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला वहीं पर रहता है, ठीक ना। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, the centripetal force required to revolving in an orbit is
provided by the electrostatic force is provided by the electrostatic force between an electron and protons inside the nucleus. प्रोटॉन हाँ, प्रोटॉन्स, एक ही प्रोटॉन्स, सारा प्रोटॉन्स, ठीक ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है उस इलेक्ट्रॉन और पूरा प्रोटॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन के बीच काम करता है। K(Q1Q2)/r², पढ़े हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो देयरफॉर अब लिखो यहाँ पे देयरफॉर FC, इसको क्या मानते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बराबर होता है हाफ mv²/r होता है, और Fe कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो होता है K(Q1Q2) कितना r² होता है ना। चलो, तो देयरफॉर यहाँ पे FC बराबर किसके बराबर है? Fe। FC सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? Fe कर रहा है। तो FC का फॉर्मूला m और इसका K(Q1Q2)/r², ठीक ना। चलो m हाँ लिखो ना, इसमें हमको करना क्या, एनर्जी लाना है कि क्या लाना है, देख लेते हैं। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें जानते हैं सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई ऑर्बिट है, ठीक ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक ना, ये घूम रहा है, कुछ वेलोसिटी होगा भी, इसमें यहाँ पर फोर्स लग रहा है Fc, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक ना। तो ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा Z के बराबर होगा, ठीक ना। और इसका चार्ज mv²/r K(Q1) मान लेते हैं इसका चार्ज, तो चार्ज इसका कितना हो जाएगा? Ze, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? E/कितना? r², ठीक ना। एक r मर जाएगा, mv² बराबर KZe², लिखो तो बाय r, ठीक है। r का फार्मूला निकालना है, r और mv² एक दूसरे से इंटरचेंज कर लो। किसका निकालना? r का, r इधर ले जाओ ना, mv² नीचे आ जाएगा ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है। हाँ, वो हो गया ऑर्बिट का डिस्टेंस। हाँ, बस न्यूक्लियस से डिस्टेंस। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा? KZe²/mv², ठीक है, लिखो। कोई दिक्कत? ये फार्मूला एनसीईआरटी में भी है, इसमें एक दो ठो न्यूमेरिकल है, कल बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी पहले इसका नेट एनर्जी इसका लिखना है। टोटल एनर्जी -E², नेगेटिव एनर्जी बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, सब बता देते हैं। लिखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
total energy of an electron revolving in an orbit. Revolving in an orbit. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले उसके पास जितना तरह का एनर्जी होगा सब जोड़ देंगे, ठीक ना? तो लिखो इट हैज़ टू एनर्जीज, इट हैज़ टू टाइप ऑफ एनर्जी। लिखो इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला पैराग्राफ चेंज करके, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी चीज़ मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। बगल में न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, जो लिखो ना, ठीक ना? अब काइनेटिक एनर्जी अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, कितना? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास वेलोसिटी भी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक ना? तो यू का फॉर्मूला भी लिखे हैं, कितना? के Q1 Q2 बाई कितना? आर स्क्वायर नहीं आर, ठीक ना? तो देयरफॉर ई नेट के ई प्लस कितना यू लिखेंगे, लिखो ठीक है, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू के जगह पर के, Q1 के जगह पे जेड ई, क्यू के जगह पे ई बाय आर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है? इसको जेड के टर्म में लेकिन लिखना है। नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे एक गलती हुआ है। देखो यहाँ पे जो जेड ई लेते हैं, ई किसका चार्ज? पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे जब एनर्जी लेंगे ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें माइनस लिया जाता है, साइन के साथ लिया जाता है, ठीक ना? लिख लो, तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? समझे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखे हैं, ठीक ना? इसको पुट कर देते हैं, बट एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाय आर निकाल के रखे हैं, वहाँ पे रखे हैं ना? देयरफॉर ई नेट हाफ इंटू एम वी स्क्वायर का वैल्यू के जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं क्या सृजन? एम वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लिखे हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब बोलो ये अगर ये नहीं रहेगा तो ये माइनस ये जीरो हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये पूरा है, ये आधा है, तो पूरा में आधा घटाएंगे आधे में बचेगा, लेकिन ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर ई नेट। हाँ डेरिवेशन है बुक में, ठीक ना? नेगेटिव में आता है।
ये हो गया नेट एनर्जी, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। नेगेटिव, यहाँ जो एनर्जी का फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है, इसको लिखो। लिखो हियर नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन meant, here negative sign meant energy of bound state, energy of bound state लिखो। here negative sign meant energy of bound state, किसी चीज का एनर्जी अगर नेगेटिव में दिया जाता है तो उसको बोला जाता है बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट अब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जो कि केमिस्ट्री का चीज़ है, ठीक ना। पढ़े हो, एक्साइटेड स्टेट, बाउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, बाउंड स्टेट, ये सब होता है, ठीक ना। तो बाउंड स्टेट मतलब कोई चीज़ का एनर्जी अगर बाउंड स्टेट में है ना, तो कुछ नहीं करेंगे तो वैसे रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज़ में घूम रहा है, उसके पास अगर एनर्जी बाउंड स्टेट में है, कोई मतलब नहीं है, वो घूमते रहेगा, ठीक ना। अब उसको निकालना है तो बाहर से जितना बाउंड स्टेट एनर्जी है उसका, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देंगे, बाहर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, ठीक ना। तो वही बॉन्ड स्टेट लिखा रहे हैं। बॉन्ड स्टेट समझ गए, बॉन्ड स्टेट का मतलब किसी चीज़ के पास बॉन्ड स्टेट का एनर्जी है, मतलब एकदम देश दुनिया से मतलब है ना, खाने पीने के लिए ज़िंदगी भर का मिला हो, ठीक ना। कोई एग्जाम नहीं देना है। समझ गया, पड़ा हुआ रहेगा, घूमते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव एन ऑर्बिट। बॉन्ड स्टेट एनर्जी है इसलिए इलेक्ट्रॉन नेवर, it means electron never leave an orbit। To remove, full stop, to remove electron from an orbit, to remove electron from an orbit, there must be a minimum energy, E net, जो ये लिखा है E net, जो बॉन्ड एनर्जी है, E net must be provide to it, ठीक है, must be to provide it, ठीक है। ये रदरफोर्ड का तुम्हारा पोस्टुलेट था, समझ गया। लिमिटेशंस लिख लो इसका, बोर का कल लिखाएंगे, हम तो बोर भी आज ही पढ़ा देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिखो, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, दो को लिमिटेशंस है, लिख लो। पहला लिखो, रदरफोर्ड said electrons moves in orbit, Rutherford said electrons moves in orbit in circular path, electron moves in an orbit in circular path due to centripetal force, full stop, hence it must have centripetal acceleration, hence इट मस्ट हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर किसी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगता है, जानते हैं एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक ना। देखो ना, बट इफ ए पार्टिकल, हाँ, बट इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, but if a particle moves with centripetal acceleration, then it radiates energy, then it radiates energy in the form of electromagnetic wave, EM wave लिख देना शॉर्ट में, in the form of electromagnetic wave, hence it continuously radiates energy
and loses its energy and reduces its speed. And reduces its speed and it continuously attracted by the nucleus and ultimately it moves on a spiral path and falls in nucleus ठीक है। रदरफोर्ड का ये पहला क्या था, ड्रॉबैक था कि दूसरा है, दो एगो है, ठीक ना। क्या बोला, पहला समझ लो, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूमता है ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो जो भी पार्टिकल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ घूमता है वो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, वेव के फॉर्म में, ठीक ना। ठीक है, जो भी पार्टिकल घूमेगा, ठीक ना, उसके क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। तो रेडिएशन निकलेगा, किसी चीज़ से रेडिएशन निकलेगा मतलब उससे एनर्जी निकल रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी है तो मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी किसी चीज़ का लॉस होगा तो जो घूम रहा है धीरे धीरे घूमना, स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड जैसे कम होगा, अंदर में न्यूक्लियस बैठा हुआ है तो खींच रहा है, खींचेगा और नजदीक आएगा, धीरे धीरे एनर्जी खींचते जाएगा। ऐसे घूम रहा है, ऐसे जलेबी की तरह घूमते 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 कहाँ गया, वो भी खींच रहा है, घूमने के लिए बैठा तो नहीं है। तो पथ जो है उसका स्पाइरल हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियस में अल्टीमेटली स्पाइरल पथ हो जाएगा, जो सर्कुलर पथ था वो स्पाइरल हो जाएगा। स्पाइरल जानते हो ना, घूमते 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 घूमते, ठीक ना, न्यूक्लियस के अंदर चल जाएगा, पूरा एटम का एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। सब ऐसा होगा तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ, हाँ तो फेल हो गया ना, ये बता ही नहीं पाया इस सब के बारे में, ठीक ना। तो पहला ये लिमिटेशन था, समझा। केमिस्ट्री में तो पढ़े हो ये, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, whenever we give some energy to an atom, whenever we give some energy to an atom, the energy goes to upper orbit, but it does not stable in it, and it goes to lower orbit. And a spectrum is formed. ब्रैकेट में लिख लो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। but it gives a line spectrum. Rutherford unable to explain it. जब हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं एटम को तो सबसे पहले वो बाहरी सेल में जाता है, ठीक ना, लेकिन वो ही नहीं रहता है, वो फिर बाहरी सेल से खींच के किस में चला जाता है, और उसके बाद वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक ना। लेकिन रदरफोर्ड क्या देखा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो बनाता नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम बना दिया, उसके बाद वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ, समझा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम ये थोड़ा ऊपर का चीज़ है, समझ रहे हो ना, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रदरफोर्ड का था। सोचे थे बोर वाला, नहीं वो सब नहीं है, वो आगे जो इवेंट था वो ठीक कर दिया कौन, बोर, ठीक ना। फिर बोर में कुछ कमी रहेगा तो लास्ट में कर देगा डी ब्रोगली, उसके बाद चैप्टर खत्म। डी ब्रोगली तो पहले भी आया था, नहीं सब सब ये सब चेला था इसका, समझा। जे जे थॉमसन का चेला कौन था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का चेला कौन था,
बोर। डी ब्रोगली का तो सर पहले नहीं आया सर, नहीं, डी ब्रोगली सबसे लास्ट में आया, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हो गया। मतलब पिछले चैप्टर में नहीं आया। अरे न्यूटन्स का सब चैप्टर में आता है, डी ब्रोगली अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज दिया था। अरे आया था हाँ हाँ। हाँ, तो वो आया था, सब चैप्टर में ना दिया ये लोग, ऐसा थोड़ा कि एक चैप्टर में सब चीज दे के छोड़ दिया है। न्यूटन्स का देखते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या क्या है, दुनिया भर के कैलकुलस में है, जहाँ जहाँ न्यूटन गया है वहाँ वहाँ पत्थर सेब गिरा के गया है। क्या हो गया?